हो गया बातचीत। देखो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा? किसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा? जब डेटा को हम किसी एक सीक्वेंस या किसी फॉर्मेट में प्रॉपरली अरेंज करते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, या तो तुम अलग अलग क्लास के वाइज क्लासिफाई कर रहे हो या तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो, मतलब कोई भी प्रकार का अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो, तो ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन करना या ऑर्गेनाइजेशन करना? क्यों जरूरी है? कलेक्शन के बाद डायरेक्टली हम टेबल या फिर मीन मीडियन मोड नहीं निकाल सकते, बीच में ऑर्गेनाइज करना क्यों जरूरी है? रिजल्ट निकालने में। ठीक है, और ऑर्गेनाइज करना, कलेक्शन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? तुम्हें पता है डेटा होगा ही नहीं तो आगे का काम हो नहीं पाएगा, तो कलेक्शन इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? जब तक तुम क्लासिफाई या ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तब तक तुम डेटा को समझ नहीं पाओगे, डेटा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं आएगा, डेटा कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं आएगा, डेटा को तुम टेबल में या ग्राफ में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। 1000 स्टूडेंट का डेटा एक पेपर में लिखा हुआ है, तुम्हें बोला जाए ग्राफ बनाओ, कैसे ग्राफ बनाओगे तुम? पहले डेटा को प्रॉपरली अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करोगे, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में, तब जाकर तो आगे जाकर तुम डायग्राम्स या ग्राफ बना पाओगे, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। तो डायग्राम, ग्राफ, टेबल बनाने के लिए हमें पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। डेटा को ऑर्गेनाइज करने का बहुत सारा फायदा है। डेटा सिंपल हो जाता है, कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, हेट्रोजीनियस डेटा होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाता है। 1000 स्टूडेंट का डेटा हेट्रोजीनियस डेटा है, जब हम इसको क्लास वाइज, सेक्शन वाइज, जेंडर वाइज और मार्क्स वाइज क्लासिफाई कर देंगे तो ये हेट्रोजीनियस डेटा होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट करने में हमें ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्लासिफिकेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या पढ़े थे चैप्टर में? ये सब तो पढ़े थे, रिक्विजिट ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन छोड़ो, आते हैं मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कितने मेथड से हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं? बेसिकली 4 बड़े बड़े मेथड्स होता है जिससे हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं या अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला तो है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। जब हम डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन क्लासिफाई करेंगे उसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि एग्जांपल, ओडिशा का डेटा, छत्तीसगढ़ का डेटा, टोटल इंडिया का डेटा था, हम उसको स्टेट वाइज डिवाइड कर रहे हैं। ओडिशा का डेटा अलग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का अलग कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल का अलग कर रहे हैं। मान लो ओडिशा का डेटा है, ओडिशा का डेटा को डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग कर रहे हैं, बरगढ़ का डेटा अलग, संबलपुर का अलग, बेलांगीर का अलग, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर रहे हैं। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन या एड्रेस, पिन कोड वाइज, मान लो बरगढ़ का डेटा है और अलग अलग पिन कोड के हिसाब से हम डिवाइड कर रहे हैं, या वार्ड नंबर वाइज हम डिवाइड कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो हम बेसिकली डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं बाय टेकिंग अ कॉमन फीचर, और वो कॉमन फीचर क्या है? उसका लोकेशन है। लोकेशन इज द कॉमन फीचर, उसके अकॉर्डिंग जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल का मतलब ही लोकेशन है। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब जब हम डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। एग्जाम्पल कोई बता सकता है इसका? एग्जाम्पल, लिटरेसी रेट स्टेट वाइज, स्टेट वाइज हमें लिटरेसी रेट दिया गया है। ओडिशा का कितना है, छत्तीसगढ़ का लिटरेसी रेट कितना है, केरला का कितना है, वेस्ट बंगाल का कितना है। ये डेटा है तो लिटरेसी रेट का, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग डिवाइड हुआ है? स्टेट वाइज डिवाइड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। इसको बोलते हैं हम लोग ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल होता है टाइम, अकॉर्डिंग टू सम टाइम पीरियड। जब हम डेटा को अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड डिवाइड करते हैं, 2020 का सेल्स, 2021 का सेल्स, 2022 का सेल्स, 2023 का सेल, ये हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड।
जनवरी का सेल्स, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, मंडे का, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, उसे हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दो क्लासिफिकेशन पढ़े, पहला ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन, और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम पीरियड। ठीक है, किस टाइम पीरियड का है डेटा, उसके अकॉर्डिंग जब हम क्लासिफाई करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, कोई एग्जांपल दे सकता है? और 2002 से 2010 में कितना प्रोडक्शन हुआ, पर कैपिटा इनकम अलग अलग ईयर्स का, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट अलग अलग ईयर्स का, लोकेशन वाइज जाएं, ओडिशा का, छत्तीसगढ़ का, तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन है? ज्योग्राफिकल। टाइम पीरियड वाइज जाएं, 2010 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन है? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तीसरा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? हम दो प्रकार का डेटा पढ़ते हैं इसमें, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, कौन सा डेटा है? क्वालिटेटिव डेटा है। एज, ईयर, हाइट, ये कौन सा डेटा है? क्वांटिटेटिव डेटा है। जिस डेटा को हम न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव, और जिसको हम न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते उसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फीचर, उसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। कोई एग्जांपल दे सकता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का? क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैसे क्लासिफाई करोगे, जैसे एग्जांपल? वेरी गुड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जब हम लोगों को डिवाइड करते हैं एडुकेटेड, अनएडुकेटेड, लिटरेट, इलिटरेट, ठीक है, तो जब हम इस तरीके से मेल फीमेल, तो ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होगा? जब ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन नंबर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, हाइट, वेट, हम मेजर कर सकते हैं। हाइट के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, जिनका 5 फीट से कम है उनका एक ग्रुप, जो 5 से 5.5 फीट के हैं उनका अलग ग्रुप, जो 5.5 से 6 फीट के हैं उनका एक ग्रुप, जो 6 फीट से बड़े हैं उनका एक ग्रुप। ठीक है, तो जब हम ऑन द बेसिस ऑफ एक ऐसा फीचर जिसको हम न्यूमेरिक टर्म्स में एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, वेट के अकॉर्डिंग मेजर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 50 केजी से कम वाले का अलग कैटेगरी, 50 टू 60 वालों का अलग कैटेगरी, 60 टू 70 वालों का अलग कैटेगरी, 70 टू 80 वालों का अलग कैटेगरी। ये कौन सा क्लासिफिकेशन हुआ? ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जब ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन थिंग जिसको हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, और जब हम किसी फीचर के अकॉर्डिंग या किसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो टोटल 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है। क्या क्या होता है बताओ फटाफट से? ज्योग्राफिकल ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, क्रोनोलॉजिकल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, क्वालिटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्वालिटी, और क्वांटिटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्वांटिटेटिव वेरिएबल। किसी भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ते। सबसे पहला ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जिसका एक और नाम है स्पेटियल क्लासिफिकेशन। स्पेटियल और ज्योग्राफिकल सेम ही चीज है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय स्पेटियल क्लासिफिकेशन, तुम्हें याद नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा 4 ही तो पढ़े थे, ये कहाँ से आ गया 5वां? ज्योग्राफिकल का ही नाम क्या है? स्पेटियल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन और रीजन, it is known as geographical classification. When population of different state is presented, we say that it is according to geographical class. Example दिया देखो नीचे, आंध्र प्रदेश का कितना पॉपुलेशन है, तमिलनाडु का कितना, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अलग अलग जब दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, ये कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया हमारा? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, या फिर इसको हम बोलेंगे स्पेटियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लियर है बात? यहां आगे चलें। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, इसका एक और नाम क्या है? टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल देखो, 1951
पॉपुलेशन 1961, 71, 81, 91, 2001, 2011, 2021 सर्वे होता है ना हर 10 साल में, ये जब जब सर्वे हुआ उसका पॉपुलेशन का डेटा दिया है तुम, ये कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सर्टेन फीचर, एग्जाम्पल जेंडर वाइज मेल फीमेल अलग अलग, लिटरेसी वाइज लिटरेट इलिटरेट, और एडुकेटेड अनएडुकेटेड, ठीक है, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, ठीक है। इस प्रकार से जब हम डेटा को क्लासिफाई करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। नीचे देखो एग्जांपल। अच्छा यहाँ पे ना दो प्रकार का क्लासिफिकेशन, इसके अंदर दो टाइप है, एक होता है सिंपल क्लासिफिकेशन और एक होता है मेन फोल्ड क्लासिफिकेशन या मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं। ध्यान से देखना, जब हम किसी एक फीचर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन, जैसे कि एडुकेटेड अनएडुकेटेड, बात खत्म। जो बच्चे एडुकेटेड, जो इंसान एडुकेटेड है उसको एक कैटेगरी में रखेंगे, जो अनएडुकेटेड है उसको दूसरे कैटेगरी में, बात खत्म हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे सिंपल क्लासिफिकेशन। जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन वन फीचर, मतलब एडुकेटेड प्लस ऑनेस्ट, जो इंसान एडुकेटेड भी है और ऑनेस्ट भी है, एडुकेटेड एंड डिसऑनेस्ट, अनएडुकेटेड एंड ऑनेस्ट, अनएडुकेटेड एंड डिसऑनेस्ट, दो फीचर हो गया। ऐसे जब हम मल्टीपल फीचर्स के अकॉर्डिंग डेटा को क्लासिफाई करते हैं उसको बोलते हैं मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, जहां पर एक फीचर से ज्यादा फीचर्स को यूज किया जाता है डेटा को क्लासिफाई करने के लिए। और कोई एग्जांपल दे सकते हो मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का? पहले डेटा को डिवाइड किए लिटरेट और इलिटरेट में, लिटरेट डेटा को फर्दर क्लासिफाई कर दिए हम लोग ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट के अंदर फिर डिवाइड कर दिए जेंडर वाइज मेल फीमेल, जेंडर के अंदर फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एट्रीब्यूट या फीचर, समझ रहे हो? तो जब हम मोर देन वन टाइम डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्लियर है बात? ठीक है, पढ़ो एक बार। सिंपल क्लासिफिकेशन, व्हेन फैक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस अकॉर्डिंग टू वन एट्रीब्यूट ओनली, एक चीज को लेकर, then the classification is said to be simple. For example, if you divide or classify the population of a city into two group, males and female, then the classification is simple. जब दो कैटेगरी में डाले मेल फीमेल, सिंपल क्लासिफिकेशन। अब मेल को फर्दर डिवाइड कर रहे हो एडुकेटेड अनएडुकेटेड, एडुकेटेड को फर्दर डिवाइड कर रहे हो ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। पढ़ लो एक बार मेनीफोल्ड को फटाफट से। When facts are classified according to more than one attribute, or when each class is subdivided into more than two subclasses, then the classification is said to be manifold. For example, if we classify population of the city into males and females, पहले मेल और फीमेल में क्लासिफाई किए, then subdivide into literate and illiterate, and further subdivide into according to religion, अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासिफाई कर दिए, फिर एक फीचर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते, ठीक है। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव हो गया। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इन दिस क्लासिफिकेशन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। अच्छा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जो है, क्वालिटेटिव, लिटरेट इलिटरेट, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, क्या हम इसको एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं? एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, वी कैन ओनली गेस, या हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है उसको हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, जैसे वेट हो गया, हाइट हो गया, डिस्टेंस हो गया, इसको हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, सेल्स, डिस्टेंस, टाइम, इसके बेसिस पर जब क्लासिफिकेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। कोई एग्जांपल दे दो क्वांटिटेटिव का फटाफट से। हाइट, जब हम हाइट के अकॉर्डिंग बच्चों को डिवाइड कर रहे हैं, जिसका हाइट 5 फीट से कम है, 5 से 5.5 फीट वाले, 5.5 से 6 फीट वाले और 6 फीट से ऊपर वाले। वेट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर रहे हैं,
लेस देन 50 kg, 50 to 55 या 50 to 60 kg, 60 to 70 kg, 70 से ऊपर वाले। तो जब हम इस कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्लियर है बात? 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन। चलते हैं आगे। कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेरिएबल। अब 2 प्रकार का वेरिएबल होता है। मुझे बताओ, तुम तो ये चैप्टर पढ़ चुके हो सब, एक एग्जाम भी देख चुके हो, एग्जाम स्कूल में शायद इस चैप्टर का, नहीं भी दिए हो तो पढ़ तो चुके ही हो। वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज अ वेरिएबल? क्या? मैथ्स के हिसाब से नहीं, इकोनॉमिक्स के हिसाब से वेरिएबल क्या होता है? जो कांस्टेंट नहीं है उसको वेरिएबल बोलता है। चाहे मतलब तुम लिटरेट मीनिंग ले लिए पूरा एग्जैक्टली, और जो डिक्शनरी मीनिंग ले लिए, डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से नहीं, इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो चैप्टर में पढ़ाया गया है तुम्हें, वेरिएबल क्या होता है? पढ़े हो ना सब? बोलो। 2 प्रकार का वेरिएबल होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। व्हाट इज अ वेरिएबल? या फिर चलो वेरिएबल छोड़ो, व्हाट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, व्हाट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, एंड डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। कुछ भी अगर पता है तो बता दो। पढ़े हो ना स्कूल में? पढ़े हो स्कूल में? फिर जिसके ठीक है, और कुछ? क्वांटिटी, हाइट। चलो ठीक है, एग्जांपल दो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बताना डिस्क्रीट वेरिएबल है या कंटिन्यूअस वेरिएबल है। ठीक है, हाइट, हाइट, वेट, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? बुक देखकर नहीं बताना है, बुक देख फिर क्यों होगा पूछूंगा तो फिर डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस तो पढ़ी थी। देखो अब ध्यान से देखो, मतलब मैं अनुमान लगा रहा हूं, किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। 2 प्रकार का वेरिएबल होता है, एक डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल वो जैसे बोला डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल, उसको डिस्क्रीट वेरिएबल का ही नाम है डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? देखो एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं स्कूल में लिस्ट बना रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ध्यान देना, अच्छे से समझना। ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल को अच्छे अच्छे लोग जो तुमसे पढ़ के आगे जा चुके हैं ऑलरेडी, उनको नहीं पता होता है डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से समझना डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मान लो मैं तुम्हारे स्कूल का क्लास वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कर रहा हूं। ठीक है, मुझे बताओ किसी क्लास में 30 होंगे, किसी में 31 होंगे, किसी में 32 होंगे, किसी में 35 होंगे, किसी में 40 होंगे। क्या 32.5 स्टूडेंट हो सकते हैं? या तो 32 होंगे, या तो डायरेक्टली 33 होंगे, या तो 33 होंगे, या तो 34 होंगे। लेकिन 33 और 34 के बीच में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। समझे बात? मतलब वो वेरिएबल जो कि अभी सिंपल टर्म में समझने के लिए, जो कि पॉइंट में नहीं हो सकता, आसान भाषा में समझने के लिए, वो वेरिएबल जो पॉइंट में नहीं हो सकता। मतलब 32 है, डायरेक्टली उसके बाद क्या होगा? 33, 33 के बाद डायरेक्टली क्या होगा? 34, 34 के बाद डायरेक्टली क्या होगा? 35, 34 और 35 के बीच में भी तो न्यूमेरिकल नंबर्स है ना, 34.1, 34.2, 34.3, 4, 5, ये सब है ना। लेकिन वो सारा ऑब्जर्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। आइदर नंबर ऑफ स्टूडेंट 34 होंगे या फिर डायरेक्टली 35 होंगे। बात समझे? जंप करेगा वेरिएबल, 34 से डायरेक्टली जंप लगाकर 35, 35 से डायरेक्टली जंप लगाकर 36, 36 से डायरेक्टली जंप लगाकर 37। तो जो वेरिएबल इस टाइप का होता है, जो कि एक वेरिएबल से दूसरे में डायरेक्टली जंप लगाता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल या डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। जो कंटिन्यूअस नहीं है, जो बीच में ब्रेक हो जा रहा है। 24 के बाद जंप लगाना पड़ रहा है 25 में, 25 के बाद जंप लगाना पड़ रहा है 26 में, 26 के बाद जंप लगाना पड़ रहा है 27 में। अब मुझे बताओ वेट, वेट क्या 35 kg के बाद डायरेक्टली 36 होता है? बीच में आता है नंबर।
क्या नंबर आ सकता है बीच में? 35.1 आ सकता है। अच्छा, क्या 35 के बाद डायरेक्टली 35.1 होता है कि उसके बीच में भी हो सकता है? अगर हम एग्जैक्टली मेजर करने जाएं तो हो सकता है। मान लो 35.01, अब मुझे बताओ 35 और 35.01 के बीच में भी नंबर हो सकता है? अगर हम और एग्जैक्टली मेजर करने जाएं तो उसके बीच में भी नंबर हो सकता है। तो इस प्रकार के वेरिएबल को हम कंटीन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं, जो कि जंप नहीं लगाता। 35 से डायरेक्टली 36 में जंप नहीं लगाया, उसके बीच में भी वेरिएबल्स हैं। एज, क्या 24 साल के बाद डायरेक्टली हम 25 साल के हो जाते हैं? 24 के बाद क्या आता है? 24 साल 1 दिन। एक दिन भी डायरेक्टली नहीं आता। 1 घंटा, 1 घंटा भी डायरेक्टली नहीं आता। 1 मिनट, 1 मिनट भी डायरेक्टली नहीं आता। 1 सेकंड, 1 सेकंड भी डायरेक्टली नहीं आता। 1 माइक्रो सेकंड आता है, या मिली सेकंड जो भी बोलते हैं। समझे बात? तो एज क्या है हमारे लिए? कंटिन्यूअस वेरिएबल है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा? डिस्क्रीट होगा। डिसकंटिन्यूअस होगा मतलब डिस्क्रीट होगा, जो कि डायरेक्टली जंप लगाएगा। 34 के बाद डायरेक्टली 35, 35 के बाद डायरेक्टली 36। समझे? एज ऑफ द एज, हाइट, वेट, डिस्टेंस क्या होगा? कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा। डिस्टेंस हुआ, हाइट हुआ, वेट हुआ, एज हुआ, ये सब हमारे लिए क्या है? कंटिन्यूअस वेरिएबल है। कुछ एग्जांपल्स दो डिस्क्रीट का, कुछ एग्जांपल्स दो कंटिन्यूअस का। बताओ डिस्क्रीट का कुछ एक दो एग्जांपल दो। पॉपुलेशन ऑफ द सिटी या पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, जो भी। और नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन अ डे, एक दिन में कितना रोड एक्सीडेंट हो रहा है? क्या 35.5 रोड एक्सीडेंट हो सकता है? नहीं, या तो 35 रोड एक्सीडेंट होगा या तो 36 होगा डायरेक्टली। ठीक है। और ऐसा कोई एग्जांपल? नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। और नंबर ऑफ शॉप्स इन अ लोकेलिटी, एक लोकेलिटी में कितना शॉप्स है? पॉइंट में हो नहीं सकता। ठीक है। और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी, चलो ठीक है, पॉइंट में नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन हो सकता है। नॉर्मली नहीं होता है, चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल है जो कि डिस्क्रीट सीरीज का है। ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज का एक दो एग्जाम्पल। टाइम, हाइट, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब क्या है? ये सब कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है। क्लियर में, समझ में आ गया डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस? चलो पढ़ते हैं। The term variable is derived from the word vary, which means to differ or change. A variable refers to quantity or attribute whose value varies from one investigation to another. दो प्रकार का वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल। दोनों के बीच का डिफरेंस को याद रखना है। एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। दोनों को पढ़ते हैं। मीनिंग सबसे पहला डिस्क्रीट वेरिएबल का। डिस्क्रीट वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज केपेबल ऑफ टेकिंग ओनली एग्जैक्ट वैल्यू, जो पॉइंट में नहीं होगा, एंड नॉट अ फ्रैक्शनल वैल्यू, जो फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं होगा, एग्जैक्ट वैल्यू होगा, उसी को हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है? जो कि कोई भी वैल्यू ले सकता है, इनफैक्ट फ्रैक्शनल वैल्यूज भी ले सकता है, पॉइंट में भी इसका वैल्यू हो सकता है। दो वैल्यू के बीच में देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। 35 और 36 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। काउंट नहीं कर सकते कि कितना पॉसिबल नंबर था, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल नंबर्स। ठीक है। तो दो वैल्यू के बीच में इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज होता है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। लेकिन डिस्क्रीट में क्या होगा? 35 और 36 के बीच में कोई वैल्यू है नहीं, डायरेक्टली क्या? 35 के बाद 36 है। ठीक है। चेंजेस इन वैल्यू, द वेरिएबल इंक्रीजेस इन कंप्लीट नंबर। एक के बाद दो होगा, दो के बाद तीन होगा, तीन के बाद चार होगा, एक एक कंप्लीट नंबर में ये इंक्रीज करेगा। 34 के बाद 35, 35 के बाद 36, 36 के बाद 37, एक कंप्लीट राउंड फिगर में ये इंक्रीज होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल किसी भी तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। दिस वेरिएबल कैन इंक्रीज इन फ्रैक्शनल एज वेल एज इन इनकम्प्लीट नंबर्स। डेटा कलेक्शन, इन केस ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल डेटा इज ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग। काउंटिंग करके हम डेटा को ऑब्टेन करते हैं। नंबर ऑफ शॉप कैसे निकालोगे? काउंट करके। नंबर ऑफ पर्सन काउंट करके। नंबर ऑफ वर्कर काउंट करोगे। वेट, हाइट, डिस्टेंस काउंट करोगे। मेजर करना पड़ता है। स्पीड मेजर करना पड़ेगा, डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, हाइट मेजर करना पड़ेगा, वेट मेजर करना पड़ेगा। काउंट करने में और मेजर करने में फर्क है। काउंटिंग मतलब 1 2 3 4 करके गिनोगे कितना है, और मेजर करना मतलब उसको
प्रॉपर जो स्केल है, वेइंग स्केल है, उसके हिसाब से मेजर करोगे। तो फ्रैक्शन जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज होता है उसको हम काउंट करते हैं, और जो कंटिन्यूस सीरीज होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास डिस्क्रीट वेरिएबल एज कैन नॉट बी अ फ्रैक्शनल। और यहाँ पे हाइट, वेट, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, ये सब क्या है, हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल है। ठीक है, बात क्लियर। आज क्या क्या पढ़े अभी तक? 4 प्रकार से डेटा को हम क्लासिफाई करेंगे। क्या क्या था? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, सेकंड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, उसके बाद क्वालिटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज, और आखिरी वाला क्वांटिटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स या मेजरेबल फीचर। उसके बाद ये तो हो गया 4 वैरायटी हमारा। उसके बाद हम लोग पढ़े वेरिएबल 2 प्रकार का होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल को हम काउंट करते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल को हम मेजर कर रहे हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, कंटिन्यूअस वेरिएबल फ्रैक्शन में हो सकता है। डिस्क्रीट वेरिएबल जंप लगाता है एक नंबर से दूसरे नंबर में, कंटिन्यूअस वेरिएबल जंप नहीं लगाता। ठीक है, एग्जाम्पल भी तुम जानते हो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता है ऑलरेडी। फ्रीक्वेंसी मतलब एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तुम मीन मीडियन मोड ऑलरेडी कर चुके हो, फ्रीक्वेंसी कॉलम इतनी बार देख चुके हो तुम ऑलरेडी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपीयर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 5 मार्क्स लाने वाले 6 बच्चे हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 6। इसमें कुछ पढ़ाने लायक चीज है नहीं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल होता है, एक टेबल होता है जहां पर हम टोटल फ्रीक्वेंसी को अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लो इस क्लास में 25 बच्चे हैं, ठीक है, और मैं वेट के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई कर रहा हूँ। पहला बिलो 50 kg, 50 to 60 kg, 60 to 70 kg एंड अबव 70 kg, 4 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एक टेबल होगा जिसमें टोटल 25 है, टोटल उसका कितना आएगा? 25 आएगा, और इस 25 को मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। बिलो 50 वाले कितने हैं, 50 to 60 वाले कितने हैं, 60 to 70 वाले कितने हैं, और अबव 70 वाले कितने हैं। जब मैं इस तरीके से डिवाइड करूंगा इसको एक टेबल में, तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल फ्रीक्वेंसी को तुम अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। बिलो 50 वाले कितने हैं, 50 to 60 वाले कितने हैं, 60 to 70 वाले कितने हैं, और अबव 70 वाले कितने। क्लियर है बात? इजी है बहुत। ठीक है, a table in which the frequency and associated values of a variable are written side by side is known as frequency distribution. Statistical series में आते हैं। अब स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होता है? जब हम किसी डेटा को एक लॉजिकल मैनर में अरेंज कर देते हैं, जब हम किसी डेटा को एक लॉजिकल मैनर में अरेंज कर देते हैं, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल सीरीज बोलते हैं। अरेंजमेंट और क्लासिफाइड डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर लाइक अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ ऑकरेंस, अकॉर्डिंग टू सम अदर मेजरेबल और नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज स्टैटिस्टिकल सीरीज। मान लो मैं इस क्लास में 25 बच्चे हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। बिलो 50 kg, 50 to 60 kg, 60 to 70 kg एंड अबव 70 kg। ये जो सीक्वेंस में मैं इसको अरेंज किया, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिकल सीरीज बोलेंगे। क्लियर है? सिंपल सा। स्टैटिस्टिकल सीरीज आर प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट द कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड डेटा इन अ प्रॉपर्ली अरेंज्ड वे। फॉर एग्जाम्पल, द डेटा पर्टेनिंग टू द मार्क्स ऑफ 35 स्टूडेंट इन अ क्लास आर पुट इन अ सिस्टमैटिक वे एंड इट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल सीरीज। जब बच्चों के मार्क्स को हम एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट किए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिकल सीरीज बोलेंगे। बेसिकली ये भी एक प्रकार का टेबल ही होता है जहां पर डेटा को एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, यहां पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ खास डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली है कि तुम टोटल फ्रीक्वेंसी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, अब वो लॉजिकल हो या इलॉजिकल हो, उससे कोई मतलब नहीं, तुम बस फ्रीक्वेंसी को अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किए। लेकिन जब उसको तुम एक लॉजिकल मैनर में अरेंज कर देते हो, एक लॉजिकल सीक्वेंस में ले आते हो, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल। है सेम ही चीज, लेकिन
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लॉजिक का कोई गारंटी नहीं है, लॉजिक है नहीं है, बस तुम टोटल फ्रीक्वेंसी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए हो, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, लॉजिकल सीक्वेंस होता है। क्लियर है? देखो स्टैटिस्टिकल सीरीज अब कैसे बनाते हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। दो प्रकार से, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला टाइम सीरीज, स्पेटियल सीरीज, कंडीशनल सीरीज। इसमें से दो तुम ऑलरेडी पढ़े हो, कहां पढ़े थे बताओ? अभी तो पढ़े थे 5 मिनट पहले, है ना। टाइम सीरीज, टाइम सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, जो कि हम लोग क्या नाम से पढ़े, क्रोनोलॉजिकल के नाम से पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड क्रोनोलॉजिकल। स्पेटियल सीरीज ज्योग्राफिकल, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन था। ये दोनों तुम्हारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ। तीसरा पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, ये न्यू है, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, तीनों पढ़ाया था। बताओ कब पढ़े थे? मीन मीडियन मोड में। तीनों का अलग अलग फॉर्मूला लिखते थे, इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला अलग होता था, डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला अलग होता था, कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला अलग होता था, ठीक है। मैं अभी एग्जांपल दूंगा, तुम बताना कौन सा सीरीज है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलो कौन सा सीरीज है? इंडिविजुअल। कैसे पता चला, कैसे पता चला? फ्रीक्वेंसी नहीं है और सारे डेटा कॉमा 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 करके लिखा हुआ है, इंडिविजुअल डेटा हैं सारे, इसीलिए ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। कौन सा सीरीज है ये, कैसे पता चला? फ्रीक्वेंसी देने से क्या हुआ, कंटिन्यूस भी तो हो सकता है फ्रीक्वेंसी देने से। पॉइंट में नहीं है, कंफ्यूज हो गए हो। कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज अलग होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल अलग होता है। आज जो हम पढ़े कंटिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल था वो, और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये कंटिन्यूस सीरीज है, दो अलग अलग चीजें, ठीक है। कभी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर पॉइंट में कैसे आएगा नंबर, इज इट पॉसिबल यहाँ पे पॉइंट में आएगा नंबर? यहाँ पर कंटिन्यूस या डिस्क्रीट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू एंड नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। दो अलग अलग चीजें, कंटिन्यूस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल अलग है, कंटिन्यूस सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज अलग है, ठीक है। दो प्रकार का वेरिएबल होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल। सीरीज तीन प्रकार का होता है, इंडिविजुअल सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। समझ में आया बात? तो अभी हम लोग सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीरीज में ये कौन सा सीरीज है, कैसे पता चला डिस्क्रीट है? क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं है, क्लासेस जो दिया हुआ है वो अलग अलग एक एक करके दिया हुआ है, ठीक है। ये इंटरवल के फॉर्म में हमें नहीं दिया है, तो इसीलिए हमें पता चला कि ये कौन सा सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर मैं इंटरवल के फॉर्म में बना दूं तो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। 10 मार्क का टेस्ट था, कौन बच्चे कितना कितना लाए, फ्रीक्वेंसी बैठा दूंगा, 3 बच्चे यहाँ थे, 2 यहाँ थे, 1 यहाँ था, 3 यहाँ था, 5 यहाँ था। ये कौन सा सीरीज है, दिस इज कंटिन्यूस। कैसे पता चला? क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि ये कौन सा सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज। क्लियर है बात? कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, जो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, जो फ्रैक्शन में, सॉरी, कंटिन्यूस वेरिएबल वो होता है जो फ्रैक्शन में हो सकता है, और डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो वेरिएबल अलग चीज है और सीरीज अलग चीज है, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो ये तीनों भी तुम्हारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलो एक एक करके फटाफट देखते हैं सबको। सबसे पहला टाइम सीरीज। इफ द डिफरेंट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आर टेकन in a period of time are arranged in a chronological order,
द सीरीज टू ऑब्टेन इज कॉल्ड एज टाइम सीरीज. सेकंड, स्पेटियल सीरीज. The data arranged according to location और geographical consideration forms a spatial series. लोकेशन या फिर जोग्राफिकल कंसिडरेशन के बेसिस पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेटियल सीरीज. ठीक है. कंडीशनल सीरीज. इन दिस सीरीज, ये तीसरा नंबर है. ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है. थर्ड पॉइंट है कंडीशन सीरीज. ठीक है. इन दिस सीरीज, ये नया है, ये हमको पढ़ना है. डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑकरिंग अंडर सर्टेन कंडीशंस. कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डेटा को अरेंज करेंगे. अब वो कंडीशन क्या होगा, वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस अलग अलग हो. ठीक है. अगर लोकेशन वाइज कर रहे हैं तो उसको हम लोग तुम्हारा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोल देंगे. टाइम पीरियड वाइज कर रहे हैं तो उसको हम लोग टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन बोल देंगे. लेकिन इन दोनों के हिसाब से नहीं हो रहा है, कोई और नया तरीके के हिसाब से हम डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग कंडीशनल सीरीज बोलते हैं. ठीक है. स्टूडेंट ऑफ सर्टेन क्लास अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एज, हाइट, वेट, मार्क्स एक्सेट्रा. हाइट के अकॉर्डिंग मेजर हम लोग अलग अलग ग्रुप में बना, बिलो 5 फीट, 5 to 6 फीट, 6 to 7 फीट. अब ये कौन सा क्लासिफिकेशन होगा, कंडीशनल क्लासिफिकेशन. बात समझ में आया. ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स. ठीक है. इन सारे क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल क्लासिफिकेशन बोलते हैं. 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन. पहला टाइम सीरीज जो अकॉर्डिंग टू टाइम होगा. दूसरा ज्योग्राफिकल या स्पेटियल जिसको हम लोग अकॉर्डिंग टू लोकेशन होगा. तीसरा कंडीशन. कंडीशन में बाद बाकी जितने बचे सब आ गए. ज्योग्राफी वाले अलग हो गए, टाइम वाले अलग हो गए. इन दोनों को छोड़कर जो बचा वो सब कहाँ आ गए, कंडीशनल सीरीज के अंदर में. ठीक है. अब यहां पर तुम्हें दिया हुआ है पूरा स्ट्रक्चर. इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज का. इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस. इंडिविजुअल में अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज, ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल. मैं जो एग्जांपल दिया था वो अनऑर्गेनाइज्ड का था. अगर उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है. डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कोई वैरायटी नहीं है, नॉर्मल डिस्क्रीट सीरीज जो हम पढ़े. कंटिन्यूस के अंदर बहुत सारा वैरायटी है. कंटिन्यूस के अंदर पहला एक्सक्लूसिव, दूसरा इंक्लूसिव, तीसरा ओपन एंड, चौथा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पांचवा इक्वल एंड अनइक्वल और छठवा मिड वैल्यू. ये ऑलरेडी तुम्हारा पढ़ा हुआ है सारा. कब पढ़े थे, मीन मीडियन मोड में. मीन मीडियन मोड में याद करो हेडिंग दिए थे, मीन इन स्पेशल केसेस, जिसमें हम बात किए थे अगर एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल दिया होगा तो क्या करना है, ओपन एंड दिया होगा तो क्या करना है, मिड वैल्यू दिया होगा तो क्या करना है. याद है. याद नहीं भी है तो फिर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इसको. ठीक है. एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल एंड इंक्लूसिव, 2 वैरायटी पढ़ेंगे आज के लिए, आखिरी टॉपिक. एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में. मैं 2 एग्जांपल दूंगा, तुम बताना कौन सा एक्सक्लूसिव है कौन सा इंक्लूसिव है. सब कोई सही बोल दिए तो क्लास खत्म. ठीक है. देखो आपस में डिस्कस करना तो कर लो. बताओ कौन सा एक्सक्लूसिव है कौन सा इंक्लूसिव है. सीरीज ए, सीरीज ए. इधर बाकी लोग सबको ही को राइट आंसर देना था. ठीक है. अब सब में इधर वाले तो दिए नहीं है अभी तक आंसर. बताओ ए क्या है, ए सीरीज कौन सा है, क्यों एक्सक्लूसिव है. सुन के बोल दिए सब. कंटिन्यूस तो दोनों है. हाँ तो उससे क्या होगा, तो इसके लिए वो एक्सक्लूसिव है. लिमिट सेम होने से एक्सक्लूसिव हो जाता है. एक्सक्लूसिव वर्ड का मतलब क्या है, जो अपने आप में से किसी चीज को एक्सक्लूड करता है. कोई चीज एक्सक्लूडेड है. अब इसमें कौन एक्सक्लूडेड है, 10. अपर लिमिट एक्सक्लूड. अगर मेरा 10 मार्क्स आया तो मैं कौन से क्लास में जाऊंगा, सेकंड वाले में. मेरे को पहला वाला भगा देंगे, कहां भेजेंगे, सेकंड में. अगर मेरा एग्जैक्टली 20 आया तो मैं कहां जाऊंगा, थर्ड. 20 to 30 में जाऊंगा, क्योंकि ये लोग अपना अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं. लिखने को लिखें अपर लिमिट को, लेकिन वो नंबर एक्सक्लूडेड है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल.
ठीक है। और यहां पर ये अपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को इंक्लूड करते हैं। अगर 9 मार्क्स आया मेरे एग्जैक्टली तो मैं कहां रहूंगा, पहले वाले में रहूंगा। 19 आया तो मैं सेकंड वाले में रहूंगा, ठीक है। तो इसका दोनों लिमिट इसके अंदर में इंक्लूडेड है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। क्लियर है बात? चलो आज के लिए यही, इशिका एंड श्रद्धा।